हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था कि कैसे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करके और भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए न्यूटन ने, एंड फाइनली ही रीच टू अ कंक्लूजन दैट इन दिस यूनिवर्स any two material bodies which are placed nearby, they exert a mutual attractive gravitational force over each other. इस यूनिवर्स में कहीं भी अगर कोई दो मटेरियल बॉडी आसपास में रखी हैं तो वो एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करती हैं। और ये जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट करती है, ये उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम एक का मास m1 एक का मास m2 लिख लें, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू मासेस और द इंटरवेलिंग डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r, then the attractive gravitational force between them will be gm1 m2 upon r square. This force is mutual, means it follows Newton's third law of motion. The force m1 that exerts on m2 will be equal to this, and the same force will be exerted by m2 on m1. दोनों ही masses एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, means it acts along the line joining the center of the two masses. ये हमने पढ़ा था ना। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो वो आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो mlt-2 इंटू l रेज टू द पावर 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ द मास, तो m स्क्वायर, तो m-1 L raised to the power 3 और T raised to the power -2. This is the dimensional formula of gravitational constant. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। एक ब्रॉड ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि अ स्फीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम, एक स्फीयर है जिसका मास 40 किलोग्राम है, एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय अ सेकंड स्फीयर ऑफ मास 15 किलोग्राम। उसको एक दूसरा 15 किलोग्राम का मास जो कि उससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, मतलब उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो 40 किलोग्राम मास के एक स्फीयर को एक 15 किलोग्राम मास का स्फीयर अट्रैक्ट कर रहा है, और जो फोर्स वो उस पर एक्सर्ट कर रहा है वो 0.1 मिलीग्राम वेट है ना। 0.1 मिलीग्राम वेट मतलब force which will be equal to weight of 1 milligram, and weight of 1 milligram mass, तो 1 मिलीग्राम मास कितना होता है बच्चों, कितना होगा 1 मिलीग्राम मास। तो देखिए हम जानते हैं 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम, एंड 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू फर्दर 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो एक तरह से हम देखें 1 मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करें तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम ऑफ मास। सो इट्स वेट, द फोर्स that 1 milligram weight represents will be equal to 9.8, means equal to acceleration due to gravity into mass. Force will be equal to weight mg, तो 9.8 into 10 to the power -6 किलोग्राम, या अगर आप इसको 10 अज्यूम कर लेते हैं तो इसको हम 10 to the power -5 न्यूटन भी लिख सकते हैं। सो 1 मिलीग्राम वेट इक्वल्स टू 10 to the power -5 न्यूटन। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये फोर्स की एक नई यूनिट दे रखी थी ना। वैसे हालांकि आपने पढ़ा ही होगा कि फोर्स जो है उसको किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट की टर्म्स में लिखते हैं ना, मतलब मास एक तरह से अगर हम फोर्स को लिख रहे हैं 1 किलोग्राम फोर्स,
तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है फोर्स विच विल बी एक्सर्टेड बाय आर मास ऑफ 1 किलोग्राम और फोर्स विच विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास. तो वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास विल बी 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो आप उसको 10 अज्यूम करो या 9.8 जो भी सब्स्टिट्यूट करो. तो 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स इतना आता है. इसी तरह से मिलीग्राम वेट भी एक यूनिट है फोर्स की. तो हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस इन दिस यूनिवर्स कैन बी रिटन एज G m1 m2 by r square, where m1 and m2 are the two masses which are interacting and r is the separation distance between their centers. So ये लिख सकते हैं. अच्छा, इसमें वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे हमको फोर्स दे रखी है. मैंने अभी बताया आपको 0.1 मिलीग्राम वेट को आप 10 to the power 5 न्यूटन लिख सकते हो. तो 10 to the power 5 इक्वल्स टू G को सब्स्टिट्यूट करें 6.67 इंटू 10 to the power -11. मासेस हमको दोनों दे रखे हैं, एक 40 किलोग्राम है, एक 15 किलोग्राम है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड आर इज 20 सेंटीमीटर. तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ रहा है. अच्छा सॉरी, यहाँ पे जी की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है. ये तो जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमको अब प्रेजेंट डे पता है वो है. हमको जी की वैल्यू एस्टिमेट करनी है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको एस्टिमेट करनी है इस कंडीशन से. देखिए हम एस्टिमेट करेंगे कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आएगी. हम लिख सकते हैं कैपिटल जी इक्वल्स टू 10 to the power 5 इंटू ये स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 60. अच्छा 10 to the power -5 आएगा बच्चों. ठीक है, 10 to the power -5 इंटू 400 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 60. ये वैल्यू हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी. तो इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आता है फटाफट. मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि यहां से जी की वैल्यू कितनी आएगी लगभग. देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की लगभग वैल्यू जो आएगी वो 6.53 इंटू 10 टू द पावर -11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है. ठीक है, तो ये वैल्यू है जो कि हमने इस गिवन कंडीशन से फाइंड आउट की है. वैसे कि जो कि एक्यूरेट वैल्यू जो कि हम प्रेजेंट डे अज्यूम करते हैं या प्रेजेंट डे मान के चलते हैं इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, वो 6.67 जो प्रेजेंट डे एक्यूरेट वैल्यू हम मान के चलते हैं वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है ना. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. अगला क्वेश्चन क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमको दे रखा है कि दो प्लैनेट हैं, एक मार्स है, एक जुपिटर है और सन, मतलब एक प्लैनेट और एक सन है. मास ऑफ जुपिटर हमको दे रखा है कि मास ऑफ जुपिटर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोग्राम. 1.9 into 10 to the power 27 किलोग्राम. एंड मास ऑफ सन हमको दे रखा है बच्चों दैट मास ऑफ सन इज 1.99 into 10 to the power 30. 1.99 into 10 to the power 30 किलोग्राम. ठीक है, दिस इज मास ऑफ सन. तो and distance between the Jupiter and Sun, the mean distance between Jupiter and Sun it is given that the mean distance between Jupiter and Sun is 7.8 into 10 to the power 11 meter.
7.8 into 10 to the power 11 meter. So we need to find the force, gravitational force between Jupiter and Sun. And the orbital velocity of Jupiter. And the orbital velocity or orbital speed of Jupiter, कि कितनी स्पीड के साथ जुपिटर, अगर उसके ऑर्बिट को हम सर्कुलर अज्यूम कर लें तो स्पीड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, और इलिप्स में जब प्लैनेट सन के पास में होता है ना, जब वो सन को अप्रोच करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और वो जब सन से रिसीड अवे, व्हेन इट विल रिसीड अवे फ्रॉम द सन, तो उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है। ठीक है, तो हम तो सर्कुलर अज्यूम करेंगे, तो वी कैन अज्यूम द स्पीड ऑफ जुपिटर टू बी यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले तो आसान है, उनको मास दे रखा है जुपिटर का, सन का दे रखा है, इनके बीच का मीन डिस्टेंस दे रखा है। तो अप्लाइंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू, बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, बिटवीन द जुपिटर एंड सन। अच्छा, फिर ये मानते हुए कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जुपिटर का जो ऑर्बिट है रिवॉल्यूशन का वो सर्कुलर है, और इस सर्कुलर रिवॉल्यूशन के लिए जुपिटर को जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर। सन और जुपिटर के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है, जो जुपिटर को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, ऑर्बिट जुपिटर की ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले तो फोर्स निकालते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन जुपिटर एंड सन। सो वी कैन राइट द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन जुपिटर एंड सन विल बी इक्वल टू F इक्वल्स टू G, मास ऑफ सन, मास ऑफ जुपिटर, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन। So gravitational constant 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Mass of Sun 1.99 into 10 to the power 30 kilogram. Mass of Jupiter 1.9 into 10 to the power 27 kilogram. Upon mean distance between Jupiter and Sun 7.8 into 10 to the power 11 meter and square of this. So you only need to find out the magnitude of, आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है इसका, और मल्टीप्लीकेशन करके आपको बताना है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कि ये फोर्स जो है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फोर्स आएगी आपकी 4.15 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन, 4.15 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन फोर्स आएगी ये, जो कि सन जुपिटर पर या जुपिटर सन पर एक्सर्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब हमको ऑर्बिटल स्पीड और निकालनी है जुपिटर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लैनेटरी मोशन में जो प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शन वेलोसिटी की कंटिन्यूअसली चेंज होती है, क्योंकि वो कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो अलोंग दी टेंजेंट आएगी, तो हर पॉइंट पर हम अलग डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मींस देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दे आर अंडर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट is responsible to change the direction of motion of planet is actually provided by the attractive gravitational force between sun and planet. तो यहां पर हम यही कंसीडर करें तो हम we are assuming the orbit of Jupiter to be circular, ये मानते हुए कि एक्सेंट्रिसिटी प्लैनेट्स के ऑर्बिट की कई बार बता चुका हूं मैं, वेरी क्लोज टू 1, so we can assume it to be circular. So circular अगर हम अज्यूम करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी वो आएगी मास ऑफ जुपिटर इनटू, मान लीजिए जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो v स्क्वायर v है, तो mv स्क्वायर बाय r वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन। Now that will be equal to the radius of the orbit. सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा, जितना मीन डिस्टेंस होगा सन और जुपिटर के बीच में। ठीक है, यहां से हमको v बताना है। तो this will be actually provided by the gravitational force between sun and Jupiter.
क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, मास ऑफ जुपिटर विल गेट एलिमिनेट। तो हमारे पास ये आएगा कि v स्क्वायर और v ऑर्बिटल स्पीड विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम अपॉन एक r बचेगा, तो r है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आएगी। ये कितना होगा, ये हम देखें, आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या वैल्यू आती है। मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर मेरे पास है, तो ये जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड कह दें, ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड के लगभग आएगी। ठीक है, so this will be the orbital speed of Jupiter according to the given data. The Jupiter must orbit around the sun with this speed. ये जो जुपिटर प्लेनेट है ये इस स्पीड के साथ सन के अराउंड ऑर्बिट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, क्वेश्चन में लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses दो पॉइंट मास है, एक है स्मॉल एम, एक है कैपिटल एम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर and the magnitude of the gravitational force acting between these 2 point masses is F। ना F मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है वो इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में एक्ट कर रही है। तो हमको ये बताना है कि नाउ इफ अ पॉइंट मास 3m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m, नाउ इफ ए पॉइंट मास 3 into small m is placed next to small m, जो स्मॉल m है उसके जस्ट बराबर में, उसके पास में ही हमने एक और मास रख दिया 3m। तो बताना है व्हाट विल बी दी force of capital M due to force on capital M due to small m। क्या फर्क पड़ेगा on the force that is exerted on capital M due to small m। एक तो ये बताना है हमको। सेकेंड हमको बताना है टोटल फोर्स ऑन कैपिटल M। what will be the total force that will be exerted on capital M। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो देखिए आपने पढ़ लिया कि 2 पॉइंट मासेस हैं, हमको दे रखा है कि 2 पॉइंट मासेस हैं, एक है स्मॉल m और एक है कैपिटल M, और ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अभी इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्वियसली वो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर आएगी, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो F है। म्यूचुअल अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे दोनों, तो कैपिटल M स्मॉल m पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी इतनी है, स्मॉल m कैपिटल M पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अलोंग दी सेंट्रल लाइन वो भी इतनी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस स्मॉल m के पास में ही हमने एक 3m मास और रख दिया। तो बताइए
स्मॉल एम से कैपिटल एम पर जो फोर्स लगेगी वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ मास इज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो फोर्स लग रही है, अगर आप 3m मास रख देते हो स्मॉल एम के पास में, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल एम कैपिटल एम पर अब भी उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी वो इंडिपेंडेंटली, मतलब तब एक्सर्ट कर रहा था जब 3m नहीं था ना। वापस रिपीट करता हूं मैं एक बार। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, force between a pair of masses is not at all affected by the presence of the other masses। तो इसकी प्रेजेंस से इस पेयर के बीच में लगने वाली फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक दूसरे पर अभी भी उतनी फोर्स लगाएंगे। हालांकि अब कैपिटल एम पर टोटल फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ स्मॉल एम फोर्स लगा रहा था, अब दो फोर्स लगेंगी, एक स्मॉल एम से जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक 3m से और लगने लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि force on capital M due to small m will not be affected by the presence of 3m, and thus F will be equal to, force will be equal to G mass कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जितनी पहले थी। अब सेकंड पार्ट जो है इसका टोटल फोर्स बतानी है, तो हम देखें दो मास है, कैपिटल M स्मॉल m। अच्छा 3m जो है वो स्मॉल m के जस्ट पास में रखा हुआ है, तो सेपरेशन डिस्टेंस जितना स्मॉल m का है उतना ही 3m का मान सकते हैं r, ठीक है। अच्छा दोनों से जो फोर्स देखें, सेंट्रल लाइन भी दोनों की सेम आएगी, तो कैपिटल M को M भी इसी सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा, 3m भी इसी सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा। तो दोनों जो फोर्स आएंगी, एक को मान लीजिए F3m मान लेते हैं, एक को Fm मान लेते हैं, तो दोनों फोर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो नेट फोर्स जो आएगी ऑन कैपिटल M, वो इन दोनों फोर्सेस का फोर्स ड्यू टू स्मॉल m मास और फोर्स ड्यू टू 3 स्मॉल m मास के वेक्टर सम के इक्वल होगी। तो इनको अगर हम सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो ये फोर्स आ जाएगी G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, और एक फोर्स आ जाएगी प्लस इसलिए कर रहा हूं डायरेक्ट वेक्टर सम, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉइंट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपली उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। तो G इंटू ये 3m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 + 3 आ जाएगा 4। अच्छा ये F के बराबर है, ये हमको दे रखा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू F। अब जो फोर्स लगेगी कैपिटल M पर टोटल फोर्स, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द फोर्स दैट वाज बीइंग प्रीवियसली एक्सर्टेड ऑन कैपिटल M। तो कैपिटल M पर पहले जो फोर्स लग रही थी, अब जो फोर्स लगेगी उसका टोटल फोर्स उसका 4 टाइम्स आएगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था विच वाज सिंपली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इनिशियली एट रेस्ट। Two particles of masses m1 and m2 initially at rest at infinite distance from each other। अभी दो मासेस हैं m1 और m2, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है बच्चों ना, और रेस्ट में है। Move under the
the action of mutual gravitational pull. They move, दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, M2 M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों म्यूचुअली इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. मूव अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है. शो दैट एट एनी इंस्टेंट so you have to show that at any instant their relative velocity of approach so that at any instant their relative velocity of approach is their relative velocity of approach बतानी है आपको कि वो 2 times of g into m1 plus m2 divided by r के बराबर होगा, जहां पर r दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है. r उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस सेपरेशन डिस्टेंस है. ठीक है. मैं आपको वापस समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि दो मासेस हैं m1 और m2 जो अभी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो. अब दे मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. ये जो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास में आ रहे हैं. जैसे जैसे ये पास में आते रहेंगे वैसे वैसे, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगी रही है, ये स्पीड गेन करेंगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इन पर बढ़ती जाएगी. तो हमको बताना है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, एक को अगर हम फ्रेम मान ले, एक को रेस्ट में मान ले, तो दूसरा उसकी तरफ जितनी स्पीड से आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आएगी. ठीक है. ये हमको शो करके दिखाना है, जहां पर r उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस होगा. ठीक है बच्चों. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखें कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द masses वो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर. और ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल है ना. M1 भी M2 पर इतनी फोर्स लगाएगा और M2 भी M1 पर उतनी फोर्स लगाएगा. और ये फोर्स तब है जब उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, R दिया है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहले वाले ऑब्जेक्ट का कितना आएगा, तो m1 से डिवाइड कर दीजिए, फोर्स डिवाइडेड बाय m1 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा g m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बात तो हम नोटिस करने की है कि अगर हम इसको m1 और इसको m2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए m1 पर जो फोर्स लग रही है m2 से अट्रैक्टिव, ये फोर्स हमने पॉजिटिव ली है. तो m1 m2 पर जो फोर्स लगाएगा वो भी अट्रैक्टिव आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी. तो हम जो भी रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, उस रेफरेंस फ्रेम में अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, दोनों फोर्सेस को लिखेंगे, तो अगर इस फोर्स को पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ये फोर्स हमको नेगेटिव लिखनी पड़ेगी. ठीक है. तो चलिए इसको तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन आएगा उस पर जो फोर्स लगेगी तो इतनी, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगी. तो मैं उसको माइनस लिख लेता हूं, वो फोर्स होगी -F.
माइनस एफ डिवाइडेड बाय m2, उसको m2 के मास से डिवाइड कर देंगे, m2 का एक्सेलरेशन जो आएगा ये आ जाएगी g m1 बाय r स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया इसका, ठीक है। अब अगर हम रिलेटिव मोशन कंसीडर करें, है ना, हम इसको रिलेटिव मोशन की तरह स्टडी करते हैं, तो हम देखें रिलेटिव मोशन कितना आएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें, तो एक को फ्रेम मान लें और एक के रिलेटिव दूसरे का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जिसको फ्रेम मानते हैं उसको रेस्ट में लाना पड़ता है और दूसरे के साथ में उसके इक्विवेलेंट अपोजिट वेलोसिटी ऐड करनी पड़ती है। तो मान लीजिए मैं A2 को फ्रेम मान लेता हूं, मतलब M2 को फ्रेम मान लिया मैंने, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन हमको उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जीरो करना पड़ेगा। जीरो करना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा A1 माइनस A2 ना। A2 को तो रेस्ट में ले आए, तो A2 से अगर A1 का एक्सेलरेशन देखेंगे कितना आएगा, A1 माइनस A2 आएगा। तो A1 माइनस A2, तो ये तो खुद ही माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो G इंटू G कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 और R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो G बाई R स्क्वायर कॉमन और बचेगा M1 प्लस M2। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो इतने रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ में ये मूव कर रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग में जब R इंफिनिटी होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा, लेकिन जैसे जैसे R कम होता जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन इनके बीच का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जो है वो होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। और मान लीजिए dt इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ dv, और इतने टाइम में उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, r इज डिक्रीजिंग। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना कम हुआ, dr कम हुआ, तो dr अपॉन dr, मैंने पता है क्या किया, dr से डिवाइड कर दिया, dr से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये dr बाई जो dt है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। लेकिन ये dr बाई dt को क्या लिखेंगे, ये देखिए dr घट रहा है, dt टाइम में dr डिक्रीज हो रहा है, इसको मैं माइनस लिखूंगा। अगर मान लीजिए उसको स्लोप लेना है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस dr बाई dt। माइनस रिप्रेजेंट करता है कि dr इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आई बात समझ में। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहां पर जो इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस डी बाई डी टी ऑफ आर, जहां पर आर उन दोनों के बीच का इंस्टेंटेनियस सेपरेशन डिस्टेंस है। और माइनस इसलिए क्योंकि ये घट रहा है विद टाइम, ये टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो dr बाई डी रिलेटिव सब्स्टिट्यूट करें या सिर्फ v लिख लें, v मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, बताने लिखने का ही क्या, मैंने आपको बता दिया कि v इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करें dr बाई dt को माइनस dv, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस ADR इक्वल्स टू v dv, है ना। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर ले, इसी इक्वेशन को, हाँ तो बच्चों इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखें v इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी लिखा था हमने, तो उसको यहाँ डी आर बाई डी टी को माइनस वी लिखेंगे, तो ए डी आर को माइनस ए डी आर इक्वल्स टू वी डी वी लिख सकते हैं। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए वी डी वी का इंटीग्रेशन आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और ए को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, जो हमारा एक्सेलरेशन है जी एम वन प्लस एम टू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो माइनस जी एम वन प्लस एम टू बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर, ये वी स्क्वायर बाय 2 के बराबर आना चाहिए। तो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, इसमें देखिए जी और m1 प्लस m2 मास ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर, आर की पावर आप माइनस 2 लिखेंगे, 1 ऐड करेंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगी, और माइनस 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो माइनस 1 अपॉन आर के बराबर आएगा। तो माइनस 1 अपॉन आर, तो माइनस 1 अपॉन आर तो आपका इंटीग्रेशन आएगा, और एक माइनस साइन ये है तो प्लस 1 बाय आर हो जाएगा। तो आ जाएगा जी m1 प्लस m2 बाय आर प्लस, क्योंकि हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करी है इंटीग्रेशन में ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से या फाइनल कंडीशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इनफाइनाइट, व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन दे आर एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0।
तो हम वही अगर इनिशियल कंडीशन लिखें कि r इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब r इंफिनिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। देखिए v को जीरो सब्स्टिट्यूट करें, r को इनफाइनाइट पुट कर दें, तो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, ये भी हो गई जीरो, मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो c मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये जीरो है यहाँ पर। तो c को अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहां से लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm1 प्लस m2 अपॉन r, और साथ में ये ले लें, हमको बताना है कि उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तब कितनी होगी जब उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कैपिटल आर है ना। तो सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल आर को हम कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर दे तो कैपिटल आर, तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो ये आएगी। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।